चाहूँगी कि इन सभी जो जाति जनजाति हैं हम इनको इकट्ठा करें और इकट्ठा होकर हम जितने भी अभी सामयिक जो हमारे मुद्दे हैं जहाँ पे बहुजनों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो हम उनको उसके पीछे ये वाला भी हमारी जो है वो एक प्लानिंग हमारी चुनी हुई है, क्योंकि संगठन तो बनते हैं लेकिन संगठन में महिलाएं जो शीर्ष पद है उनसे थोड़ा सा पीछे रहती हैं और उसका कारण यही रहता है कि पर्याप्त समय नहीं है, घर की जिम्मेवारियां हैं, प्रोफेशन इस तरह का है। तो मैं काफ़ी पिछले लगातार बहुत सारे वर्षों से लगभग 20 वर्षों से मैं सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ी रही हूँ। अपनी तरह से हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी हमने अपने निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाए हुए हैं, 2 ट्रस्ट भी हमने ओपन किए हुए हैं, उसकी भी मैं प्रधान की जिम्मेवारी वहन कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा-सा जो बाहर की और ज़िम्मेवारी है, वो भी मुझे लेके आनी है। और फिर अध्यक्ष के पद पे रहते हुए अभी भी संयुक्त मोर्चा में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी की अपेक्षित है। तो मैं जय भीम। आज मैं आशीष क्लब में आया हूँ तो यहाँ पर ऑल इंडिया एसटी ओबीसी संयुक्त मोर्चा का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो हमारे साथ निशा मैडम है, ये आज अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनको कैसा फील हो रहा है आज इनसे पूछूंगा। मैडम, आज तो अध्यक्ष चुनी गई हैं, आप कैसा फील हो रहा है? जय भीम सभी को। देखिए, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये कोई पद नहीं है, ये कर्तव्य मुझे मिला है बारी-बारी से हम इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। इससे पहले डॉक्टर ओम सुधा जी हैं, ओम सुधा जी ने 3 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रहने काम किया, जिम्मेवारी उठाई उन्होंने संयुक्त मोर्चा। तो हमने जो संयुक्त मोर्चा का गठन किया था उसके पीछे हमारा मतलब ये था कि हम मार्केट में बहुत इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बहुजन, लेकिन बहुजन कहीं दिखाई नहीं देता। बहुजन सुनाई तो देता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो किसी की तो ऐसी जिम्मेवारी है ना कि वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज इन सबको कुछ ऐसे मुद्दों पे एक साथ लेके आए जो हम लड़ाइयाँ इकट्ठे लड़ सकें। कुछ मुद्दों पे हो सकता है कि हमारे विचार भिन्न हों, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हमें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हम सब लगभग समान हैं, एक ही धरती पे खड़े हैं, तो हमें लड़ाई भी एक साथ लड़नी चाहिए। तो संयुक्त मोर्चा में आने वाला जो समय रहेगा अध्यक्ष के तौर पे कि भाई इन सभी जो जाति जनजाति हैं हम इनको इकट्ठा करें और इकट्ठा होकर हम जितने भी अभी सामयिक जो हमारे मुद्दे हैं जहाँ पे बहुजनों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए तो हम उनको लेके आएं। मैडम, जितने भी संगठन बनते हैं और समाज के लिए हित की बात करते हैं, लेकिन मंच में देखो महिलाओं पर भागीदारी नहीं होती। क्या आपके आने से महिलाओं को भागीदारी देना है? कहीं ना कहीं इसके पीछे ये वाला भी हमारी जो है वो एक प्लानिंग हमारी चुनी हुई है, क्योंकि संगठन तो बनते हैं लेकिन संगठन में महिलाएं जो शीर्ष पद है उनसे थोड़ा सा पीछे रहती हैं और उसका कारण यही रहता है कि पर्याप्त समय नहीं है, घर की जिम्मेवारियां हैं, प्रोफेशन इस तरह का है। तो मैं काफ़ी पिछले लगातार बहुत सारे वर्षों से लगभग 20 वर्षों से मैं सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ी रही हूँ। अपनी तरह से हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी हमने अपने निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाए हुए हैं, 2 ट्रस्ट भी हमने ओपन किए हुए हैं, उसकी भी मैं प्रधान की जिम्मेवारी वहन कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा-सा जो बाहर की और जिम्मेवारी है वो भी मुझे लेके आनी है। और फिर अध्यक्ष के पद पे रहते हुए अभी भी संयुक्त मोर्चा में भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी की अपेक्षित है। तो मैं ये भी कोशिश करूँगी कि और महिलाओं को हम जोड़ सकें, राज्य स्तर पर जोड़ सकें, अपने जोनल स्तर पर जोड़ सकें और फिर हम उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या कमियां हैं, कहाँ से रुकावट आ रही है? तो महिलाएं नहीं जुड़ पाती या जोड़ नहीं पाती, कहाँ देखिए, सबसे पहला कारण तो मैं कहूँगी कि डर का माहौल। पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल कायम कर दिया गया है जिसके अंदर आपका बोलना, आपका जो उठना बैठना है, आपके जो क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, क्योंकि जैसे ही आप सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करेंगे तो आपको धरदबोश लिया जाएगा। और ऐसे में फिर पुरुष भी अपने घर की महिलाओं को थोड़ा पीछे रखने की बात सोचते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और तो कोई ऐसा पक्ष नहीं है, फिजिकली कहीं महिलाएं कम नहीं है। आप पढ़ने में देखिए, आप स्कूल में देखिए जो टॉपर्स रही हैं, नीट के टॉपर्स में देखिए, आप जो है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में देखिए, हर जगह पे आपको जो मतलब गर्ल्स हैं वो आपको टॉप पे मिलेंगी। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि जब हम अपनी सामाजिक भूमिका की बात करते हैं तो महिलाएं वहाँ पे सीमित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक तो डर का कारण है, दूसरी बातें हैं कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी ना मिल पाना। जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी अपनी पॉलिसी है कि जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाती हैं विभिन्न इंस्टीट्यूशन में तो उनका वहाँ पे एक उनका
मेन इस बात पे फोकस रहता है कि वो बहुत सारी गर्ल्स को वहाँ से 50% गर्ल्स को वो जो है वो जरूर लेके जाए अपने साथ, उनको ऑफर करे। तो देश में भी महिला आरक्षण की बात हुई थी, लेकिन फिर वो पूरी की पूरी एक साजिश ही निकली, एक मतलब एक नोटंकी सी होगी हम लोगों के साथ। तो अगर मुझे लगता है कि महिला आरक्षण बिल भी पास हो जाता तो उससे भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीति में और सामाजिक कार्यों में अच्छी भागीदारी। मैं समझ रहा हूँ आप क्या समझते हैं। महिलाएं अगर निकलती है तो सबसे समाज से, परिवार से लगता है, तो उस चरित्र हनन को कैसे आप जवाब देंगे? चरित्र हनन तो बहुत लेटर हो है। सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी दीजिए ना। अब आज से अगर आप 10, 20, 40 साल पहले की बात करें, जब हम आजाद हुए थे तब की बात करें, 70 साल में, तो महिलाएं नौकरी कम करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके कुछ ऐसा माहौल देश में बनाया गया जिस माहौल में महिलाएं आज की डेट में बेंगलुरु है, हैदराबाद है, उसमें रात में महिलाएं अकेले ट्रैवल करती हैं, दे फील सिक्योर। तो वो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस किसने दिया? वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर एक माहौल ले दिया, एक सिस्टम ले दिया। लेकिन अगर सिस्टम ही आपको जो है वो निशाना बनाने पे गए, यानी कि बहुत सारी बहन बेटियों के जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो रेप के केसेस है हमारे पास, अगर रेप के विक्टिम को वो सजा ना हो जो कि उसको होनी चाहिए, जो एक एग्जाम्पल सेटअप होना चाहिए उन केसेस में, जब वो नहीं होता तो उससे जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो काम के लिए निकल रही हैं, उनके अंदर एक डर की भावना आएगी कि कल को अगर गाहे बगाए उनके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हो सकता है कि उनका परिवार उनके साथ ना खड़ा रहे, और फिर जो दुष्कर्मी है, जो आपका आरोपी है, उसके ऊपर भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, जैसे आप कैरेक्टर की बात करते हैं, तो पूरा जो ताना माना है, हमारा सामाजिक ताना माना है, उसमें महिलाओं के बोलने को, उनके एक्टिव होने को, उनके इंटेलिजेंट होने को आज भी जो है वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो अपने इंटेलिजेंस को किचन में दिखाएं, अपने घर के प्रॉपर्टी जो डिसीजंस है उनमें दिखाएं अपनी इंटेलिजेंस को। लेकिन हम उनसे बाहर आके भी ना, राजनीतिक पार्टियां उनको वो पर्याप्त मौका नहीं देती जिस मौके को वो डिजर्व करती है। अब महिलाओं को आज कहते हैं कि आपको दुर्गा बनना है, काली बनना है, लेकिन आप दुर्गा काली के बजाय सावित्री बाई फुले और जैसे झलकारी बाई, ये क्यों न बने? क्यों ना बने? मैं तो कहती हूँ कि दुर्गा काली केवल नाम की ही, हाथ में आप तलवारें लिए हुए सिविलाइज करते हैं अपनी देवी को, तो वो जो हाथ में तलवार है, उनकी रस्सी, मतलब रुपया है, बड़े बड़े मतलब जो आपने हथियार हाथ में दिखाए हुए, क्या वो हथियार आलू गाजर गोली काटने के लिए है? वो निश्चित ही वो किस काम के लिए बने हैं? वो एक प्रतीक आपने दिखाया है कि जो भी दुर्गा को, काली को, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो दुष्कर्मी होगा तो वो संहार, अपना बचाव खुद करना जानती है, वो हथियार उठाना जानती है। तो हम अपने प्रतीकों में तो ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उस वर्ड से बाहर आ जाते हैं तो हम अक्सर दुर्गा काली बनाना भी चाहेंगे ना, तो दुर्गा काली बना के भी हम उनके हथियारों को कहेंगे कि तुम इससे आलू का गोली, उससे आप आरोपी को मत मारना। तो ये जो अपेक्षाएं है ना, ये जो हम डबल कैरेक्टर लोग हैं, डबल फेसिड जो हम पीपल है, तो हमें वो ज्यादा वो ठीक लगता है कि हमारी जो घर की बहन बेटी है वो सावित्री बाई फुले बन जाए। मैडम, जिस तरह समाज में पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन पहले तो महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, अब तो सिस्टम की तरह जो बेरोजगार है, बेरोजगार है, कहा जा रहा है, हम इस पर क्या करें? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, अभी एक ऐसे एक बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ पद पे रहे व्यक्ति के द्वारा इस तरह की जो स्टेटमेंट आई, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो ज़्यादा हर्ट भी इसकी प्रतिक्रिया उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया कैंपेन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक सोशल कैंपेन है जिसके अंदर जिन वॉइसेस को आपने स्नब किया होता है, जो नहीं बोल पा रहे, जो खुलकर सिस्टम के अंदर अपने हम वो नहीं उठा पा रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, आपने हमें फ्री का डाटा पकड़ाया हुआ है, आप हमें जो है वो ये कह रहे हो कि सारा दिन हम हाथ में मोबाइल चलाएं, हम ट्वीट से पैसे कमाएं, हम लाइक से पैसे कमाएं सोशल मीडिया पे, तो वो उनका एक वे ऑफ एजिटेशन है। तो उसमें आपको पता भी होगा कि करोड़ों मेंबर उसके जो है वो बने हैं, और मेंबर्स में जो कंडीशन रखी हुई है अपने मेंबर की, वो हमें बता रहे हैं कि वो ज़्यादातर जो एज ग्रुप है उनका वो जेनजी एज ग्रुप है। तो उन्होंने जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट किया, अपनी भावनाओं को रिफ्लेक्ट किया उन्होंने इस प्रतिरोध के बदले में, और मुझे लगता है कि शायद ये एक अच्छा तरीका था। मैडम, जिस तरह से न्यायपालिका में पहले आया था, जो एनसीईआरटी में भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था, उस पर नाराज हो गए थे, तो उस चैप्टर से एनसीईआरटी किताब से वो चैप्टर हटाना पड़ा जो भ्रष्टाचार था। अब बात आई है कि ये जो कोई यूट्यूबर बन जा रहा है, कोई मीडिया में चला जा रहा है, कोई
वकील बन जा रहा है। तो इस तरह से उनको भ्रष्टाचार का ये भ्रष्टाचार को छिपाना चाह रहे हैं, जारी करना चाह रहे हैं। पूरे देश में ही जो नेगेटिव आंकड़े वो छुपाए जाते हैं। अब हर एक इंडिकेटर में देखिए कि भारत जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन हम जो है वो बड़े हर्ट हो जाते हैं जब हमारी सच्चाई खुल जाती है ना। जैसे 90 वाले एपिसोड में आपको पता होगा कि रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ लिया तो बड़ा हर्ट हो गए और उन्होंने उस मुद्दे को कैसे उठाया। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया भाई आप देखिए भारत की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसने कह दिया ना कि आप भारत को जो है वो फ्री मीडिया को संबोधित क्यों नहीं करते, आप मीडिया को आज़ाद क्यों नहीं करते, तो आपकी भावनाएं आहत होती हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ में ना केवल मतलब हम इसमें एक एस्पेक्ट में हम बात करें, बेरोजगारी में बात करें, हम एनसीईआरटी की किताबों की बात करें, हर वो आंकड़ा छुपाया जा रहा है जो हमारी सच्चाई को उजागर लास्ट आप एक शिक्षित महिला है, हमारे देश में ये समझाया कि क्या जो मुसलमान बन गए, पहले हिंदू थे ये, तो क्या ये गद्दार थे, कायर थे, लालच में आके जो मुसलमान बन गए, सिख ईसाई जैन पार्टी बौद्ध बन गए सब? जो धर्म परिवर्तन है देखिए मैं उसे मान सम्मान का एक मुद्दा मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदू धर्म में के इतिहास में ऐसे प्रोविजंस नहीं रहे कि आप किसी को जो अपेक्षित मान सम्मान है वो दे सकें, तो उनको जहाँ लगा होगा उस समय में जहाँ उनको लगा होगा कि अगर हम ये धर्म अपना लेते हैं या अगर हम इस धर्म को अपना लेते हैं तो शायद वहाँ पे हमें एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। तो उन्होंने कोई गलती नहीं की। हम पूरी तरह से होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये काम स्वार्थ सिद्धि में किया होगा, लेकिन मुझे लगता है अधिकतर लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन मैडम सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए वो महान थे, बहादुर थे, तो ये देश क्यों हजारों साल से कम है? हाँ, ये तो सोचने की बात है ना। अगर आप लोग इतने ही सक्षम थे, अगर आप लोग अच्छे योद्धा थे, तलवार जो है वो चलाना जानते थे, आपके पास उस समय में पुष्पक विमान था, आपके पास जो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि आप यहाँ से तीर मारते थे, लंका में जाके आग उगलता हुआ एक तीर से सैकड़ों तीर बन जाते थे, तो कहाँ गई वो सारी टेक्नोलॉजी? फिर जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, जब हमारा देश कॉलोनी बना, तो आपने उन सभी वेपन्स को क्यों नहीं आपने जो है वो इस्तेमाल किया? तो कभी तो कोई ना कहीं होगी। तो वो कभी जो है वो इतिहास उसका साक्षी है। आप एनसीईआरटी की बुक से अगर उस इतिहास को मिटा भी देंगे तो वो मिटने वाली नहीं है, क्योंकि वो माउथ पब्लिसिटी भी कोई चीज़ है। अगर मैं अपने बच्चे को वैसे नहीं बताऊंगी, बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को बताऊंगी कि ऐसा इतिहास हमारा ये है। महिलाओं का कुछ अगर सब्जेक्ट दे सके। मैं महिलाओं को केवल इतना ही कहूँगी कि महिलाओं की कोई जाति पाति नहीं है और समय रहते वो इस बात को समझ जाएं, वो ज़्यादा धर्म कांडों के चक्कर में ना पड़े। वो धर्म करे ही है जो उनका मन जिस चीज़ को मानता है उस तरह का पूजा पाठ करे, लेकिन आडंबरों में मत फंसे। और वो जाति जो विहीन समाज है उसकी स्थापना केवल और केवल महिला जो है वो कर सकती है। इस नामुमकिन जो एक मिशन है उसको वो मुमकिन बना सकती है। वो अपने बच्चों को ऐसे शिक्षित करे कि हम सभी एक हैं, एक समाज की स्थापना हो, हम सभी जो है एक दूसरे का समभाव से। धन्यवाद मैडम। तो साथियों, किस तरह से देखा है निशा मैडम ने बड़ी बहादुरी से महिलाओं को गाइड किया और जो संदेश दिया, आप कैसे इसको देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मैं केवल